दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं आज आपके लिए लाई हूँ पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन कौन से कथन है? सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय है। कैसा न्यायालय है? सर्वोच्च 29 है, वो अभिलेख न्यायालय है। दूसरा है, सर्वोच्च न्यायालय को अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति प्राप्त है। तीसरा है, यह शक्ति अनुच्छेद 129 के अंतर्गत प्राप्त होती है। तो इसमें आपके तीनों ही ऑप्शन सही हैं। जो सर्वोच्च न्यायालय है वो अभिलेख न्यायालय है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय को एक अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। अभिलेख न्यायालय होने का मतलब दो मुख्य बातों से है। सर्वोच्च न्यायालय के सभी फैसले, कार्रवाई और निर्णय हमेशा के लिए रिकॉर्ड के रूप में रखे जाते हैं। इन्हें अधीनस्थ न्यायालयों में उदाहरण के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है और उनके कानूनी मूल्यों पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय के पास अपनी अवमानना करने वाले व्यक्ति को दंडित करने की शक्ति होती है। इसके तहत कारावास, आर्थिक जुर्माना या फिर दोनों दिए जा सकते हैं। तो आपके तीनों ही इसमें सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस वाद में मूल संरचना सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था? किस वाद में मूल संरचना सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था? तो वो कहता है केशवानंद भारती वाद। किसमें? केशवानंद भारती वाद में। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य भारतीय संवैधानिक इतिहास का एक सबसे महत्वपूर्ण मामला माना जाता है। इस ऐतिहासिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 13 न्यायाधीशों की अब तक की सबसे बड़ी पीठ ने मूल संरचना सिद्धांत प्रतिपादित किया था। न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि संसद को संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन संसद ऐसा संशोधन नहीं कर सकती जिससे संविधान का मूल ढांचा या उसकी मूल संरचना नष्ट या कमजोर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? जो मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है वो कौन सा अनुच्छेद है? वो है अनुच्छेद 32। कौन सा? अनुच्छेद 32। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा और उन्हें लागू करने के लिए 5 तरह की रिट जारी करने की शक्ति देता है। ये रिट कौन कौन सी है? ये रिट है आपके बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रच्छा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा था, क्योंकि इसके बिना मौलिक अधिकार बेमानी हो जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन कौन से कथन है? उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट जारी कर सकता है। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। दूसरा है आपका, उच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के मामलों में रिट जारी कर सकता है। तीसरा है, उच्च न्यायालय की रिट शक्ति सर्वोच्च न्यायालय से व्यापक मानी जाती है। तो इसमें आपके पहला सही है और तीसरा सही है। क्यों पहला सही है? जो उच्च न्यायालय है वो अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट जारी कर सकता है। वो कौन से है? वह नागरिकों के अधिकारों के लिए। अनुच्छेद 226 कौन सा है कि नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी कर सकता है। और तीसरा आपका सही है, जो कि उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार मौलिक अधिकारों के अलावा अन्य कानूनी मामलों पर भी लागू होता है, इसलिए इसका दायरा सर्वोच्च न्यायालय की रिट शक्ति की तुलना में अधिक व्यापक माना जाता है। तीसरा की जरूरत है आपका कि उच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के मामलों में रिट जारी कर सकता है। जो सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर ही रिट जारी कर सकता है, लेकिन जो उच्च न्यायालय होता है मौलिक अधिकारों के साथ साथ अन्य सामान्य कानूनी अधिकारों के मामलों में भी रिट जारी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया किसके द्वारा प्रारंभ की जाती है? किसके द्वारा प्रारंभ की जाती है ये प्रक्रिया? अगर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना है तो वह है संसद। किसके? संसद। सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया केवल संसद में शुरू की जा सकती है। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 124, कौन सा अनुच्छेद? 124 और न्यायाधीश अधिनियम 1968 के तहत एक विशेष प्रक्रिया तय की जाती है। यह प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा में लाया जा सकता है। यदि लोकसभा में लाया जाए तो कम से कम 100 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए, और यदि राज्यसभा में लाया जाए तो कम से कम 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। केवल वो आधारों पर ही न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। कौन कौन से?
या तो साबित अदाचार या फिर उसका मिसबिहेवियर प्रूफ हो जाए या फिर वो असमर्थ प्रूव हो जाए अपने काम करने में। संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग प्रस्ताव पारित होने के बाद में राष्ट्रपति न्यायाधीश को पद से हटाने का आदेश जारी करते हैं। राष्ट्रपति केवल अंतिम मोहर लगाते हैं। जो शुरुआत होती है वो संसद के सदस्य द्वारा ही की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद निजता के अधिकार से संबंधित है? कौन सा वाद जो निजता के अधिकार से संबंधित है वो है के.एस. पुट्टस्वामी वाद। कौन सा? के.एस. पुट्टस्वामी वाद। न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी वाद बनाम भारत संघ 2017 मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 2 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने एक ऐतिहासिक और सर्वसम्मत निर्णय दिया था। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। राइट टू प्राइवेसी एक मौलिक अधिकार है। इस संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक आंतरिक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? कितनी आयु में और रिटायर हो जाते हैं जज सर्वोच्च न्यायालय के, सुप्रीम कोर्ट के? तो हो जाते हैं 65 वर्ष में। कितने? 65 वर्ष में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 कौन सा है? अनुच्छेद 124 भाग 2 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र होती है, अगर हाई कोर्ट की भी बात की जाए तो हाई कोर्ट के जो जज हैं उनकी आयु होती है 62 वर्ष। कितनी? 62 ईयर्स। संविधान में सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए किसी न्यूनतम आयु का उल्लेख नहीं किया गया है। कोई न्यूनतम आयु नहीं है, कोई मिनिमम एज नहीं है। न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले भी राष्ट्रपति को अपना लिखित त्यागपत्र सौंपकर पद छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को विशेष अनुमति याचिका की शक्ति प्रदान करता है? वो कौन सा अनुच्छेद है जिससे सर्वोच्च न्यायालय को एक विशेष अनुमति याचिका मिलती है? तो वह अनुच्छेद है 136। कौन सा? अनुच्छेद 136। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 136 सर्वोच्च न्यायालय को विशेष अनुमति याचिका की असाधारण शक्ति प्रदान करता है। क्या होता है शक्ति के तहत? इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय अपने विवेक से भारत के किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा किसी भी मामले में दिए गए फैसले, डिक्री या आदेश के खिलाफ अपील करने की विशेष अनुमति दे सकता है। ये एक विवेकाधीन शक्ति होती है, डिस्क्रिशनरी पावर होती है, यानी वह नागरिक का अधिकार नहीं है बल्कि यह न्यायालय का पर निर्भर करता है कि वह याचिका स्वीकार करता है या फिर नहीं। यह शक्ति सैन्य न्यायालय जो कोर्ट मार्शल्स होते हैं उनके फैसलों पर लागू नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार किया जो कौन कौन से कथन है? राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकता है। जो राष्ट्रपति होता है वो सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकता है, सुप्रीम कोर्ट से उस सजेशन ले सकता है। दूसरा है, सर्वोच्च न्यायालय की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होती है या फिर राष्ट्रपति को मानना पड़ता है जो सजेशन देते हैं। तो इसमें केवल 1 सही है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, लेकिन वो माने या ना माने वो उसकी अर्जी होती है। बट संविधान अनुच्छेद 143 कौन सा? 143 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि यदि उन्हें लगे कि कानून या सार्वजनिक महत्व का कोई ऐसा तथ्य उत्पन्न हुआ है जिस पर सर्वोच्च न्यायालय की राय लेना आवश्यक है, उनका सजेशन लेना आवश्यक है, तो वह न्यायालय से सलाह मांग सकते हैं। इसे सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार कहा जाता है, लेकिन वह बाध्यकारी नहीं होती। राष्ट्रपति उस सलाह को मानने या ना मानने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। सार्वजनिक महत्व के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय भी सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि को देश के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी बनाता है? कि अगर सर्वोच्च न्यायालय ने कोई घोषित कर दिया विधि तो वो सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है। वो कौन सा अनुच्छेद है? वो अनुच्छेद 141 आर्टिकल 141। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 141 में आर्टिकल 141 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट अगर किसी मामले में कोई कानूनी सिद्धांत पर फैसला देता है तो देश की सभी हाई कोर्ट्स और जिला अदालतों को अनिवार्य रूप से
उस फैसले का पालन करना होगा। यह नियम भारत में न्यायिक एकरूपता और स्थिरता बनाए रखने के लिए बेहद ज़रूरी है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला सुना दिया तो देश के सभी हाई कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को उस फैसले को मानना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को असंवैधानिक किस वाद में घोषित किया गया था? वो असंवैधानिक किस वाद में घोषित किया गया था? तो वो घोषित किया था सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वाद। कौन सा? सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वाद। अब क्या है ये? संसद ने 2015 क्या है ये? संसद ने न्यायाधीशों की नियुक्ति की पुरानी कॉलेजियम प्रणाली को बदलने के लिए 99वां कौन सा 99 संविधान संशोधन अधिनियम 2014 पारित किया था, जिसके तहत राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया था। ये क्या है? वर्ष 2015 में सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बना भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ में 4:1 के बहुमत से इस संशोधन को रद्द कर दिया गया। क्यों रद्द कर दिया गया? सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि NJAC राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग में कार्यपालिका की भागीदारी से न्यायपालिका की स्वतंत्रता प्रभावित हो रही थी। न्यायालय ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता को संविधान का मूल ढांचा माना और NJAC राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को पूरी तरह संवैधानिक और शून्य घोषित कर दिया गया। उसके बाद पुरानी कॉलेजियम प्रणाली फिर से बहाल हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं लोकहित याचिका की IPIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की अवधारणा को भारत में व्यापक रूप से विकसित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? किसे दिया जाता है ये विकसित करने का श्रेय? PIL को तो किया जाता है न्यायमूर्ति PN भगवती। किसे? न्यायमूर्ति PN भगवती। भारत में लोकहित याचिका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL के अवधारणा को व्यापक रूप से विकसित करने और इसे लोकप्रिय बनाने का मुख्य श्रेय दिया जाता है। वो किया जाता है न्यायमूर्ति PN भगवती को। न्यायमूर्ति भगवती को भारत में PIL का जनक भी कहा जाता है। ये क्या है PIL? लोकहित याचिका क्या है? पारंपरिक कानूनी नियम के अनुसार केवल वही व्यक्ति अदालत जा सकता है जिसके अधिकारों का हनन न हो। लेकिन PIL अगर जब बना दी जाए तो उसके तहत क्या होता है? समाज के किसी भी जागरूक नागरिक या संगठन को यह अधिकार दिया गया है कि गरीबों, लाचारों या सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकता है। ये नहीं कि अगर हमारे साथ कुछ हुआ तभी हम जाएंगे, हम किसी और के हित में भी दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से किसी भी कौन सी रिट है वो किसी व्यक्ति को सार्वजनिक पद पर अधिकार सिद्ध करने के लिए जारी की जाती है? कौन सा है जो किसी भी सार्वजनिक पद पर अधिकार सिद्ध करने के लिए जारी की जाती है? वो है आपकी अधिकार प्रच्छा। कौन सी? को वारंटो। क्या? को वारंटो। अधिकार प्रच्छा। अधिकार प्रच्छा का शाब्दिक अर्थ होता है आपका क्या प्राधिकार है, आपका क्या अधिकार है, या किस वारंट के द्वारा कब जारी की जाती है? यह रिट न्यायालय द्वारा तब जारी की जाती है जब कोई व्यक्ति ऐसे सार्वजनिक पद पर दावा करता है या उस पर बैठ जाता है जिसका वह कानूनी रूप से हकदार नहीं है। क्या है को वारंटो? इसके माध्यम से न्यायालय उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस अधिकार से इस पद पर कार्य कर रहा है। यदि व्यक्ति संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाता या उसका दावा अवैध पाया जाता है तो न्यायालय उसे पद से हटा देता है, अगर वो रिजर्व तरीके से जब उस अधिकार ना हो। यह रिट किसी भी व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से सार्वजनिक पद हथियाने को रोकने के लिए जारी की जाती है। मतलब हम किसी के खिलाफ ये रिट जारी कर सकते हैं अधिकार प्रच्छा यदि कोई सार्वजनिक रूप से किसी पद पर अवैध रूप से बैठ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? बताया कितने वर्ष में रिटायर हो जाता है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश? तो है 62 वर्ष। कितना? 62 ईयर्स। भारतीय संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की होती है आयु वो होती है 62 वर्ष। अगर मूल संविधान की बात की जाए तो वो 60 वर्ष थी, लेकिन 15वें संविधान संशोधन के बाद 1963 में हुआ था ये 15वां संशोधन, तब बढ़ाकर इसे 62 वर्ष कर दी गई। उच्च न्यायालय की 62 वर्ष होती है और सर्वोच्च न्यायालय की आपकी 65 वर्ष
होती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले राष्ट्रपति को अपना लिखित इस्तीफा सौंपकर पद छोड़ सकते हैं या उन्हें संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया भी जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को पुनः सुदृढ़ करने के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा है जो न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू को पूरी की शक्ति को पुनः सुदृढ़ करने के लिए प्रसिद्ध है? तो वह मिनर्वा मिल्स वाद। कौन सा? मिनर्वा मिल्स वाद 1980। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 का मामला न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को फिर से बाहर और सुदृढ़ करने के लिए इतिहास में से प्रसिद्ध है। जब 42वां संविधान संशोधन अधिनियम था 1976 में हुआ था, संसद ने संविधान में अनुच्छेद 368 और 368 भाग 4 और 368 भाग 5 जोड़ दिए थे। इसके तहत यह प्रावधान किया गया था कि संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। मतलब जो संसद ने संविधान संशोधन किए हैं उन्हें कोई भी चुनौती नहीं दे सकता। मिनर्वा मिल्स मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संसद के इस कदम को पूरी तरह खारिज कर दिया। न्यायालय ने यह ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू संविधान का मूल ढांचा है। संविधान संशोधन करके भी कोर्ट ने यह शक्ति को नहीं छीन सकती। इस तरह कोर्ट ने न्यायिक समीक्षा की शक्ति को पुनः सुदृढ़ किया। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये एमसीक्यू सी वीडियो अच्छी लगी हो। ये एमसीक्यू सी वीडियो आप कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और उस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएगा। चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।